प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे खुल गई किताबों की दुकान की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए आज एक बड़ी खुशखबरी है और हमारे के न्यूज़ चैनल के लिए और खासकर हमारे इस प्रोग्राम आज के मुद्दा के लिए भी बड़ी खुशखबरी है कि हमने जो 2 दिन पहले मुद्दा उठाया था और लगातार इसके पहले भी उठाते रहे हैं, उसको मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और उस पर आदेश भी पारित हो गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब से 2 दिन पहले जब शराब की दुकानें खोली गई थी, उस समय हमने ये बात कही थी कि जब शराब पीने वालों के लिए ये दुकानें खोल दी गई तो किताबों की दुकानें क्यों नहीं खुल रही हैं, क्यों नहीं किताबों की दुकान खोल दी जाती? क्योंकि इससे जो लोग ई लर्निंग कर रहे हैं उनकी सेहत से खिलवाड़ हो रहा है, लगातार उनकी सेहत खराब हो रही है, आंखों में जलन, सूजन और तमाम बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, उनकी सेहत भी लगातार गिर रही है। मनोवैज्ञानिकों से भी बात की थी तो उन्होंने कहा था काफी उनके मन मस्तिष्क पर दबाव पड़ रहा है, 4-4, 6-6 घंटे उन्हें लगातार फोन पर लगे रहना पड़ता है। और इतना ही नहीं, कुछ और मुद्दे भी थे जो हमने उठाए थे, हालांकि उस पर अभी संज्ञान नहीं लिया गया है, लेकिन कम से कम इतनी राहत जरूर मिल गई है कि जो टीचर किताब लेके पढ़ाती थी और बच्चों के पास किताबें नहीं थी, ऐसे में उनको व्हाट्सएप पे ही सब कुछ पढ़ना पड़ता था, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। माफ करिएगा। लेकिन अब आज मुख्यमंत्री जी ने इसका ऐलान कर दिया है कि किताबों की और स्टेशनरी की दुकानें खुल जाएंगी और जो थोक विक्रेता हैं वो वाहनों से किताबें फुटकर विक्रेताओं के यहाँ पहुंचाएंगे और फुटकर विक्रेता अपने हाथ से वो किताबें होम डिलीवरी करके लोगों के घर तक पहुंचाएंगे। ये आज उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हालांकि ये पूरे 23 करोड़ लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी नहीं है, क्योंकि इसमें आधे से ज्यादा लोग वो हैं जिनके पास में ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो किताबें खरीद सकें या होम डिलीवरी करवा सकें। जो गरीब गुरगे के बच्चे हैं उनको ये शायद बात अभी इससे कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। हमने एक और मुद्दा उठाया था, हम आज एक फिर और मुद्दा इसी को आगे बढ़ाएंगे कि क्या मुख्यमंत्री जी को इस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए कि जो पिछले साल की किताबें हैं उनको रिपीट कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों के पास में जो पुराने वर्ष की किताबें हैं वो उनके पास में है और वो उससे पढ़ सकते हैं। और इसी सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। और ये लोग साक्षी हैं कि हमने 2 दिन पहले ये मुद्दा उठाया था, इसी कार्यक्रम में उठाया था, और इससे पहले भी जब लॉकडाउन फर्स्ट हुआ था और जब ई लर्निंग शुरू हुई थी उस समय भी हमने हमारे कार्यक्रम दंगल में भी ये 2 बार मुद्दा उठाया था कि किताबें लोगों तक पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि माँ बाप घर पे हैं, बच्चे घर पे हैं, ऐसे में बच्चे किताबों का आनंद ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ में माँ बाप भी उनका पूरा सहयोग कर सकते हैं, उनका भी क्वालिटी का टाइम पास हो सकता है। खैर, अब मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया है और दुकानें कल से खुलना शुरू हो जाएंगी। हमारे साथ खास मेहमान है, जरा उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आकाश राय हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, स्वागत है आपका आकाश जी। धन्यवाद। सूर्य कुमार शुक्ला जी हैं, पूर्व आईपीएस हैं, पूर्व डीजीपी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और मणिंद्र मिश्रा जी हमारे साथ में है, समाजशास्त्री हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ कानपुर स्टूडियो से एक बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एनके सिंह साहब, पूर्व आयुक्त है, पूर्व संयुक्त आयुक्त है, आपका स्वागत है। और 2 खास मेहमान हमारे साथ में और जुड़े हुए हैं, एक जगदेव सिंह यादव भी जुड़ चुके हैं और अब से कुछ देर बाद राकेश सचान कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ में फोन लाइन से जुड़ जाएंगे। सीधा रुक करेंगे आकाश राय का। आकाश राय, आप उस चर्चा में थे हमारे साथ में 2 दिन पहले जब हमने ये मुद्दा उठाया था कि बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और माँ बाप का क्वालिटी टाइम नहीं पास हो रहा है, ऐसे में सरकार को किताबों की दुकानें भी खोल देनी चाहिए, क्योंकि जब शराब की दुकानें खुल गई है
तो किताब की दुकान खोलने में कोई हर्ज नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया है और अच्छी बात यह है कि किताबों के खोलने का आदेश दे दिया है। निश्चित रूप से प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल के न्यूज को बधाई दूंगा कि जो मुहिम आप लोगों ने शुरू की थी उसको सरकार ने माना है और उसको लेके कल से दुकानें, स्टेशनरी की, कापी किताब की दुकानें खुलना शुरू हो जाएंगी। और हमने 2 दिन पहले भी चर्चा की थी और लगभग मुझे लगता है कि जब फर्स्ट लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे भी हमने चर्चा की थी और उस समय आपने डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को भी जोड़ा था जी। तो उन्होंने भी बोला था कि अगर आगे ये चीजें मतलब लॉकडाउन और ज्यादा एक्सटेंड होता है तो निश्चित रूप से सरकार इस बात की चिंता करेगी कि विद्यार्थियों को कैसे घर बैठे उनको किताबें और स्टेशनरी के सामान उपलब्ध हो सके। उसी को देखते हुए सरकार ने ये निर्णय किया है। और एक बात जो आपने कहा कि जो गरीब बच्चे हैं उनको वो सक्षम नहीं है कि वो किताबें खरीद सकें, तो जितने भी बेसिक शिक्षा के या माध्यमिक शिक्षा के जितने भी उत्तर प्रदेश में स्कूल हैं सरकार वहाँ पे मुफ्त में किताबें देती है और इसकी भी व्यवस्था हम करेंगे कि कैसे उन बच्चों के पास किताबें, अगर लॉकडाउन और एक्सटेंड होता है, स्कूल कॉलेज अभी खुलने को है नहीं, तो उनके घर कैसे पहुंचे उसकी भी व्यवस्था हम करेंगे। सिर्फ अभी दुकानें खुली हैं, ये ऑनलाइन व्यवस्था होगी और लोग खरीदेंगे, लेकिन कोई भी छात्र चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, छात्र छात्र है, उसकी चिंता सरकार करेगी और उनको किताबों और कापी किताब की व्यवस्था करके उनके घर तक पहुंचाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया। अब बने रहिए हमारे साथ में। सूर्य कुमार शुक्ला जी का रुख करेंगे। सूर्य कुमार जी, आप भी उस चर्चा में हमारे साथ में थे जब हमने इस मुद्दे को बहुत शिद्दत से उठाया था और आज मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, कैसे देखते हैं? बहुत बहुत आपको, आपके चैनल को बधाई कि इस प्रकार के जनहित का मुद्दा आपने उठाया और उतना ही बधाई की पात्र उत्तर प्रदेश की सरकार भी है कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया। और संज्ञान ले करके मुझे तो याद आ गई प्रेमचंद जी की वो पंक्ति कि मीडिया का काम समाज के लिए एक मसाल की तरह मार्गदर्शन करना होता है और वो काम आपने किया, सरकार ने भी ध्यान दिया, बहुत खुशी की बात है। और सचमुच यही होना भी चाहिए कि राम राज्य की जो कल्पना जिस पर हमारा सारा समाज आधारित है कि एक वेलफेयर स्टेट, लोगों की जरूरत को संवेदना के साथ उठाने और उसको आगे बढ़ाने का काम सरकार का होता है, वो किया जा रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो जिस प्रकार अपने पिताजी की अंत्येष्टि में भी न जाकर के त्याग की पराकाष्ठा का एक नमूना प्रस्तुत किया, वो सचमुच बहुत प्रेरणादायी है लोगों के लिए। जिस प्रकार राशन सप्लाई एक एक आदमी को कच्चा राशन, पक्का राशन कर रहा, उसके लिए बहुत सारी सरकार, प्रशासन सब बधाई के पात्र हैं। और मैं कुछ बातें और भी कहूंगा कि सबसे पहले जिस प्रकार बसों से नोएडा से बसों के द्वारा मजदूरों को लाने का काम किया गया और यहां तक कि जो शराब पीने के आदी थे उनकी चिंता को देखते हुए और सरकार की जो इधर टैक्स की आमद बिल्कुल बंद हो गई थी, उसको फिर से खोलने के लिए सरकार ने जिस प्रकार से शराब की दुकानें खोली, वो भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि मुझे तो अब लगता है कि कोरोना या इस प्रकार की महामारी के साथ जीना हम लोगों को सीखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पक्का नहीं है कि कितने दिन में हम वायरस की समस्या को कंट्रोल कर पाएंगे। तो कोरोना से लड़ना भी है और देश की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाना है। बल्कि मैं जिस तरह किताबों की बात आपने उठाई, मैं कहूंगा उसी तरह अब तो हम लोगों को एक योजना चला देना चाहिए कि जो भी गरीब बच्चा है, स्टूडेंट है, उसकी पढ़ाई का खर्च, किताबों का खर्च, जो भी उसका आधार कार्ड नोट करके उसको आसान शर्तों पर लोन दे दिया जाए कि बेटा जब तुम पढ़ना और पढ़ के कमाना तब ये लोन वापस कर देना। तो आज कई अर्थशास्त्रियों का विचार मैंने देखा कि जब हम अपनी व्यवस्था में पैसा पंप करेंगे, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, वो सामान खरीदेंगे तो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, उसके पहिए आगे बढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा भाई साहब, बधाई आपको इस काम के लिए। बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ में। प्रोफेसर मणि जी का रुख करेंगे। मणि जी, कैसे देखते हैं आप इस आदेश को? देखिए, के न्यूज़ हमेशा से मैं आपके पास आता रहता हूँ, आप उन मुद्दों को उठाते हैं जो कि जनहित के होते हैं। आपने परसों भी ये मुद्दा उठाया था। तो जब भी हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो कुछ चुनौतियां हमारे सामने आती हैं और हम उन चुनौतियों के लिए फिर कुछ मुद्दे उठाते हैं इस चैनल के द्वारा। अब सबसे जरूरी यह है कि जैसे सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के दाम निश्चित किए थे, सरकार को ये चाहिए कि वो स्टेशनरी के दाम निश्चित करें, क्योंकि अब पेरेंट्स के ऊपर एक दबाव ये आ जाएगा कि खरीदना है। और आप हाल जानते हैं कि स्कूल वाला कहता है
कॉपी होती है, लेकिन उसको एक लोगो लगी हुई कॉपी चाहिए, इतनी बड़ी कॉपी चाहिए, और उसके वो मनमाने दाम लेता है। बिल्कुल। इसके साथ ही साथ स्टेशनरी के लेवल पे जब एक दाम की नीति रहेगी तो वो पेरेंट्स भी खरीद सकेंगे जिनके वो बजट में होगा। और जैसा कि अभी मुद्दा आपने उठाया कि आखिर क्यों ना उन्हीं किताबों को फिर से कर दिया जाए, तो इस सत्र में किसी भी स्कूल को किताबें बदलने की अनुमति ना दी जाए। बिल्कुल। और क्योंकि एक बड़ा रैकेट काम करता है, हर साल पुराने स्टॉक खत्म हो जाता है, और फिर वो पुरानी किताब सिर्फ उसमें से एक पन्ना उन्होंने बदल दिया, नई किताबें हो गई। और अमेरिका जैसे देश में भी बच्चों से पुरानी किताबें लेके बुक बैंक एस्टेब्लिश किया जाता है। स्कूलों को ये आदेश देना चाहिए कि वो पास करके बच्चों से बुक लें और एक बुक बैंक बनाएं, और इस आपदा में जो लोग नहीं कर सकते हैं उनको उससे फायदा मिले। लेकिन एक समस्या और उत्पन्न होगी, क्योंकि अब स्कूल तुरंत ही प्रोजेक्ट वर्क के काम देने शुरू कर देंगे, तो उसमें बहुत सारी सेलोफिन पेपर और तरह तरह की ऐसी चीजें जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, और बच्चों के ऊपर एक प्रेशर हो जाएगा। वास्तव में ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा, जो आंखें सूज जा रही थी 6-6, 8-8 घंटे, उनके ऊपर इसका फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उसके लिए हमें करना ये होगा कि 3 चीजों पे देना पड़ेगा। हम भी जानते हैं कि खेत को 2 महीने के लिए हम इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे कि और क्या क्या होना चाहिए। एक अच्छा कदम, बढ़िया कदम, लेकिन आगे क्या होना चाहिए इस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। एनके सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए। सिंह साहब, क्या कहेंगे आप? एक शानदार कदम, देखिए, बच्चों की सेहत के साथ अब नहीं होगा खिलवाड़। सबसे पहले तो मैं के न्यूज़ को धन्यवाद दूंगा कि वो मुद्दे उठाते रहे हैं। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने संज्ञान लेते हुए बहुत जल्दी और सही निर्णय कर लिया। इस निर्णय के कई फायदे हैं, साथ में कुछ चीज़ें और जोड़नी भी पड़ेंगी, जैसे प्रोफेसर मनीष जी कह रहे थे और सूर्यप्रकाश जी कह रहे थे, उन्होंने सही कहा। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, वो ये है कि जो भी बच्चे हैं, बच्चों का दिमाग तो हर समय चलता रहता है। बुक्स आने के बाद बच्चे अपने दिमाग को डाइवर्ट करेंगे, अपने हॉरिजन ऑफ माइंड को ब्रॉडन करेंगे, और परिवार के साथ रहकर परिवार भी समझेगा कि हमारे बच्चे कैसे काम करते हैं, और बच्चे अच्छे से अपने परिवार को भी संतुष्ट कर पाएंगे और पढ़ाई में उनका मन लगेगा। क्योंकि ज़्यादा समय है उनके पास, उस समय ये काम कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इसमें जो धनराशि खर्च होगी, अर्थव्यवस्था थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है, उस अर्थव्यवस्था के दौरान कैसे वो लोग किताबें खरीदेंगे, इसके लिए बड़े अच्छे सुझाव दिए गए हैं। मैं इसमें ये जोड़ना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं आपस में इसको एक्सचेंज कर लें। जो 5th क्लास में बच्चा अगर पढ़ता है तो वो 4th क्लास वाले बच्चे को अपनी किताब हैंडओवर कर दे। इसी तरह से ये सिलसिला अगर स्कूल में चला दिया जाए तो किताबों की समस्या समाप्त होगी। हम उसी पर चर्चा करेंगे। कितना बिल्कुल शानदार बात कही आपने, और के न्यूज की एक मुहिम का एक हिस्सा ये भी है। हम इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इसके प्रोस एंड कॉन्स को समझेंगे कि क्या है, और दोबारा से आपके पास आएंगे। हमारे साथ में जगदेव सिंह भी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। जगदेव जी, अच्छा फैसला, शानदार फैसला, के न्यूज की मुहिम रंग लाई। चालू जी। नहीं, ये फैसला तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ है, विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है और तमाम सामाजिक स्थिति जुड़ा हुआ है। ये अच्छा फैसला है और होना चाहिए था कि न्यूज ने मुहिम की, उसे सफलता मिली। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे विषयों पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। आज जो भूखमरी स्थिति है, मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, उनके स्वरोजगार के लिए भी निश्चित रूप से व्यवस्था करनी पड़ेगी। कहीं के निर्माण की व्यवस्था कर सकते हैं या बैंक से मुझे आधार कार्ड पे लोन दे सकते हैं। जब तक ये व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक भूखमरी दूर नहीं होगी। और दूसरा सवाल लेकर जो ये बाहर से मजदूर आए हुए हैं, इनके माध्यम से इनकी जांच होनी चाहिए, जिनके माध्यम से कोरोना बढ़ रहा है, संख्या मरीजों बढ़ने लगा, देख रहे हैं 50,000 से ज्यादा हो गई। जो निर्णय सरकार को ये लॉकडाउन से पहले लागू करना चाहिए था, तो मजदूर अगर आ जाते तो इनके पास पैसा रहता, घर पहुंच जाते। वो निर्णय कितना देर से लिया गया।
अभी आ रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं, हमने कानपुर देहात में जहाँ मजदूर आए उनसे फैल गया, इससे फैल जी, ये निर्णय तो मजदूरों की बात, श्रमिकों की बात और तमाम अन्य गरीबों की बात हम लगातार उठाते रहे हैं और सरकार उस पर ध्यान भी देती रही है। आज हमारा मुद्दा है कि किताबें लोगों को अब मिल जाएंगी, बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। हम इस पर ही चर्चा करेंगे, आएंगे दोबारा से आपके पास में, आकाश जी का रुख करेंगे। जी आएंगे जगदेव जी, आपके पास में दोबारा से आएंगे, आकाश जी के पास। आकाश जी, ये अच्छी बात है कि कम से कम अब जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और उनको 4-4, 6-6 घंटे लगातार मोबाइल से जुटे रहना पड़ता था, 1 घंटे तो सिर्फ अटेंडेंस में निकल जाता था, क्योंकि अगर 60 बच्चे हैं तो 1-1 मिनट लगता था, तो 1 घंटे अटेंडेंस में निकल जाएगा और बाकी उसके बाद उस पर किताब पढ़ना और लगातार 6 घंटे पढ़ना उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा था। एक शानदार फैसला है, लेकिन आपको लगता है, क्या लगता है कि इसमें अभी कुछ और बहुत गुंजाइश है? प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जब से ये कोरोना की महामारी शुरू हुई है इस देश में, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सारे फ्रंटों पे, कोई फ्रंट हो, जिस भी फ्रंट पे देखा जाए, सारे फ्रंट पे इतना अच्छा काम किया है कि उसकी तारीफ चौतरफा हो रही है। और रही बात छात्रों की, तो छात्रों की और शिक्षा व्यवस्था पे तो हमारा फोकस ही है। अभी आज आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट का भी एक निर्णय आया है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, और उस पर भी हमारे पूज्य मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस प्रक्रिया को जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम उसको पूरा करेंगे। और इससे देखिए कम से कम लगभग एक साथ 70,000 के आसपास लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है, और हमारे स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी थी वो भी पूरी होगी। बिल्कुल नहीं। और रही बात किताबों की, तो किताबों की मैंने जैसा पहले भी कहा कि किताबों की दुकानों को खोलने का आदेश हो गया है, लेकिन आपने सवाल उठाया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किताब नहीं खरीद सकते हैं, जो गरीब हैं, तो उनके लिए भी सरकार ये चिंता करेगी कि उनको किताबें घर बैठे ही कैसे मिले। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि किताबें उत्तर प्रदेश की सरकार ऑलरेडी फ्री में देती है। नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ। जो सरकार किताब फ्री देती है और लेकिन छपवाने का लाखों रुपया लगता है, करोड़ों रुपया लगता है, तो क्यों ना पुरानी किताबों को ही, जैसे अभी मनीष जी ने बताया कि अमेरिका में बुक बैंक बनाया जाता है, तो क्यों ना पुरानी किताबों को रिपीट कर दिया जाए? नहीं, निश्चित रूप से आपका ये विचार बहुत ही सराहनीय है, और मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार इस पे विचार करेगी भी, कि क्योंकि उससे फायदा होगा सरकार का भी, कि सरकार को ज्यादा झाम में नहीं पड़ना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था हमारी समय चौपट है, एक तो पैसा नहीं खर्च होगा, इसीलिए दूसरा उन बच्चों को घर में जो अभी बैठे हुए लॉकडाउन में उनको पढ़ने का अवसर मिल जाएगा। दोनों चीजें हैं प्रदीप जी की, एक तो पैसा भी बचेगा और समय की भी बचत होगी, और जो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है वो भी नहीं होगा, क्योंकि उनको किताबें आसानी से मिल जाएंगी। और निश्चित रूप से सरकार, चाहे मैंने पहले भी कहा कि चाहे कोई गरीब हो अमीर हो, उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए छात्र है, उसको पढ़ाई के लिए चाहे स्टेशनरी की जरूरत हो, चाहे किताबों की जरूरत हो, उसको मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की है, और वो सरकार करेगी। बिल्कुल नहीं, तो क्यों नहीं, जब किताबें देने का आदेश दिया, खोलने का, किताबों की दुकान खोलने का आदेश दिया, साथ ही साथ में अगर इसको भी कर देते तो मुझे लगता है कि बार बार करना नहीं पड़ता। नहीं, उसकी समीक्षा होगी। अब उच्च अधिकारी और मुख्यमंत्री जी बैठेंगे, उसकी समीक्षा होगी। अभी एक आदेश हुआ है, और निश्चित रूप से इसको आगे और इस पर समीक्षा करके इसको अच्छा करेंगे कि जो भी किताबें हैं उनको किसी तरीके से उनका कवर बदल के उनको कवर भी बदलने की क्या जरूरत है भाई? पहले के बचपन के, आरपीएस सूर्य कुमार शुक्ला जी के पास चलेंगे। शुक्ला जी, पुराने समय में जब हम लोग, बचपना हम लोग का था, आपने भी शायद ऐसे ही किया होगा कि हम लोग अपने भाई की किताब पढ़ लेते थे, अपनी बहन की किताब पढ़ लेते थे। हम अगर 2nd क्लास में है तो हम, हमारा भाई या बहन 3rd क्लास में, तो हम उसकी किताब पढ़ लेते थे, और मन में ये रंज रहता था कि हमको नई किताबें नहीं मिली। लेकिन आज रंज नहीं होगा, क्योंकि हमें किताबें मिल जाएंगी। उन गरीब बच्चों के साथ में अन्याय नहीं होगा, क्योंकि अभी भी असमानता है। एक जो सक्षम लोग हैं वो तो किताबें परचेज कर लेंगे, लेकिन इनके पास तक अभी किताबें नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि उनके पास होम डिलीवरी के कराने के लिए साधन नहीं है, सरकार अभी नहीं करा पा रही। क्या कहेंगे? बहुत मैं तो ये आपका सुझाव सुनकर बहुत ही गदगद हूं कि इसी प्रकार चिंता करके अगर सारे मीडिया के लोग सरकार का मार्गदर्शन करने लगे, सुझाव देने लगे कि भाई ऐसा कर लो तो जनहित हो जाएगा, तो बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति और प्रशासन में बहुत जबरदस्त सुधार आएगा। बड़ी भारी विडंबना यही है कि वो जो जयशंकर प्रसाद जी कहा करते थे
कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना जीवन की। तो आप मिला दे रहे हैं जी। कि विचार और कार्य। तो मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं कि वो किताबें जो बच्चे पुरानी किताबें वापस दे दें, उनको अगले दर्जे की किताबें वही वापस करा दी जाए जो पिछले साल सरकार ने दिया था। जी। और अगर कोई वेस्टेज होगा 10% तो उसके लिए जालसाज बैठा दिए जाएं और ऑर्डर कर दिया जाए कि न कोई किताबें चेंज नहीं होगी भाई, जी। 1 साल बर्दाश्त कर लो, वही किताबें, अब इस साल कोई परिवर्तन नहीं। बहुत अच्छा सुझाव। बल्कि मैं एक बात और कहूंगा जी। कि एक ऑर्डर और सरकार कर दे कि तमाम जो ऑनलाइन पढ़ाई का काम हायर क्लासेस में शुरू हुआ है, तो जिन बच्चों के पास एंड्रॉइड फोन ना हो उनका आधार कार्ड लेकर उतना लोन बैंक से दे दिया जाए। ये बहुत शानदार, ये और आपने बहुत शानदार ऑनलाइन पढ़ाई, बिल्कुल एक डिजिटल इंडिया का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा था, बड़ी तेजी से बहुत बढ़ेगा। शानदार साहब की सोच है कि उनको भी, उन बच्चों को भी अगर एंड्रॉइड फोन मिल जाए और उसमें डाटा मिल जाए हाँ। तो वो भी बराबरी कर सकते हैं। वो गरीब घर का बच्चा भी आईएएस बन सकता है बिल्कुल। और फिर उसको ये रंज नहीं रहेगा कि हमारे में समानता नहीं है गरीब और अमीर के बच्चों में। अरे स्कूल कॉलेज ना भी खुले जी। तो भी ऑनलाइन पढ़ाई साल भर होती रहेगी और भारत का भविष्य उज्जवल होगा बिल्कुल। कि एक एक बच्चा, उसकी एक एक पढ़ाई, एक एक दिन कोई नुकसान नहीं, रेगुलर क्लास ऑनलाइन चलते रहे जब तक कोरोना से ये ना खुले। तो ये बहुत बड़ा काम होगा। बल्कि मैं एक और सुझाव दूंगा भाई साहब कि अभी मैंने महसूस किया है कि बिजली का और प्लम्बर के मिस्त्रियों को तो छूट हो गई, लेकिन अभी भी उनकी दुकान वाले डर रहे हैं कि वो खोलने में पुलिस वाले आ जाएंगे, डंडा मारेंगे, या कोई बिल्डिंग मटेरियल की सरकार ने परमिशन दे दी कि बिल्डिंग बनाओ मजदूरों के लिए आज की तारीख में। इससे बड़ा कल्याण का और कोई काम नहीं हो सकता कि बिल्डिंग बनाना पूरी तरह छूट कर दीजिए, खाली दूरी आपस की रखकर मजदूर लोग बिल्डिंग आगे बढ़ना ही पड़ेगा जी। और अब आपको एक अच्छी खबर बता दें, घरेलू काम करने वाले लोगों को भी अलाउ कर दिया है कि वो भी जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। बिल्कुल। मणि जी का रुक करेंगे। मणि जी, आपने बहुत शानदार बात कही। अमेरिका में बुक बैंक बनता है, हमारे यहाँ भी शुरुआत में बुक बैंक था, लेकिन ये जो माफिया है, जो बुक माफिया है, जो स्टेशनरी माफिया है, वो हर दिन, जैसे अभी पूर्व आईपीएस साहब ने, शुक्ला जी ने बताया कि मात्र एक पन्ना चेंज करके किताबें चेंज कर देता है और उसके दाम बढ़ा करके बेच देता है। इस पर भी रोक लगाने की आवश्यकता है क्या? और आपने जो कहा कि हम जो बुक बैंक बना सकते हैं, उस बुक बैंक का कल्चर में दोबारा शुरू करना पड़ेगा। इसके पीछे एक बहुत रैकेट है। और अगर निचले स्तर पर हम देखें तो हर साल बच्चों की किताबें एक चैप्टर हटा दिया उन्होंने, नहीं हो पाता है जी। बड़ी बड़ी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भी सिलेबस 2 साल में बदल देते हैं, तो लाइब्रेरी में जो इतने पैसे से किताबें खरीदी जाती हैं वो बेकार हो जाती हैं। बिल्कुल। इसके अलावा हमें इस बात पे ध्यान देना है कि जो आपका मकसद ये था कि बच्चों की आंखें न सूजी हों, मनोविकार ना आए, जिनका आपने बहुत खूबसूरती से वर्णन किया था, उसके लिए हमें मीडिया को आपके आगे आना होगा। वास्तव में हमारे यहाँ होता क्या है कि हम सारे साल फसल नहीं लेते, 2 महीने खेत भी खाली छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल। हम लोगों के समय में गर्मी की छुट्टियां होती थी, क्या उसमें लोग आगे नहीं बढ़े? बिल्कुल। आज 3 चीजों की हमें बच्चों से अपेक्षा होनी चाहिए: स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण। मीडिया को आगे आना होगा, ऐसे कार्यक्रम हो, योग, क्योंकि अभी कोई वैक्सीन बनी नहीं है। हमें अगर लोगों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता पैदा करनी है तो बच्चों को फिजिकल इंस्ट्रक्टर भी है, उसका कोई होमवर्क नहीं मिल रहा है। जी। मजे की बात यह है कि फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, फिजिकल के लिए उसके पास टाइम ही नहीं हो रही है। फिजिकल बनी जी, फिजिकल के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। तो अगर 4 आप से 6 जैसे घंटा वो इसमें लगा रहता है। चैनल के माध्यम से शुक्ला जी जैसे जो लोगों के हीरो रहे, जब लोग छोटे थे तो आप एसएसपी थे लखनऊ के, तो ये हीरो हुआ करते थे, आराम से अखबार के पन्नों में इनकी फोटो। नहीं, बहुत शानदार काम करते हैं। ऐसे लोग अगर आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को बताएंगे, और मुझे लग रहा था आपने कामायनी और प्रेमचंद का नाम लिया, लेकिन आज जो आईएएस बन रहे होंगे उनसे आप पूछेंगे तो उनको नहीं पता होगा। बच्चे साहित्य से दूर हो रहे हैं, आप उनसे एक पन्ने की एप्लीकेशन लिखवा लेंगे, वो नहीं लिख पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। जरूरत यह है बच्चों को साहित्य से जोड़ें, बच्चों को अपनी रूट से जोड़ें, उनके अंदर कैसे प्रतिरोधक क्षमता पैदा होगी, योग और अध्यात्म, साहित्य, हमारी धरोहर, और इसमें सब चैनल 2 घंटे का टाइम अपने यहाँ निकालें और समाज के जो चुने हुए लोग हैं वो वहां आए, और आखिर जब स्कूल खुले तब इस बात का हो कि बच्चों ने कितना सीखा। लेकिन आपको एक अच्छी खबर बता दें, आज हमारे यहाँ जो आकाश राय बैठे हुए हैं, उनका बर्थडे है, उनको बधाई। और वो आज अपना बर्थडे घर पे मनाना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि इस कार्यक्रम में वो इसलिए शिरकत कर रहे हैं क्योंकि वो परसों इसके गवाह थे।
और उसी प्रकार से आईपीएस जो पूर्व आईपीएस है शुक्ला जी, उनको भी कहीं व्यस्तता थी, लेकिन इस कार्यक्रम का नाम सुनकर के वो तुरंत हाजिर हो गए यहाँ पर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका कितना गहरा प्रभाव, कितना लगाव है साहित्य को लेकर के। बिल्कुल ठीक करें आप। तो मेरी इच्छा ये है कि हम लोग एक ऐसी मुहिम शुरू करें के न्यूज के माध्यम से कि हम फिर से इस बात के गवाह बने कि इस पीढ़ी का हमें मनोविकार, ये कोरोना का वायरस का तो वैक्सीन आ जाएगा, लेकिन ये जो मोबाइल का एडिक्शन बच्चों में आ जाएगा, इसका कोई वैक्सीन नहीं बन पाएगा। पीढ़ियां इसके साथ चलती रहेंगी। ये आपने बहुत शानदार बात कही। एनके सिंह साहब का रुख करेंगे। एनके सिंह साहब, आपसे पहले हम उस पर राय चाहेंगे कि क्या पुरानी किताबों को दोबारा से दोहरा दिया जाए। दूसरा, जो मणि जी ने कहा कि कोरोना तो चला जाएगा, आज नहीं तो कल वैक्सीन बन जाएगी, लेकिन बच्चे जो एडिक्टेड हो जाएंगे और उनकी जो विकार होगा उनके शरीर का, वो वापस नहीं आएगा। देखिए, किताबें तो रिपीट जरूर कर देनी चाहिए, क्योंकि किताबों में बहुत ज़्यादा जल्दी कुछ पुराना नहीं होता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि किताबें तो बच्चों के पास पहुंच जाएंगी, लेकिन उनको पढ़ाया कैसे जाएगा। इस समय पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं खोले जा सकते, अध्यापक उनके पास नहीं पहुंच सकते, हर बच्चे पास अध्यापक नहीं पहुंच सकते। तो मेरा सुझाव ये है कि जैसे टेली मेडिसिन शुरू की गई है, ऐसे ही टेली एजुकेशन शुरू की जाए। बच्चे किताब को पढ़ें और इंटरेक्टिव सेशन में वो जब भी चाहें अपने टीचर से पूछ सकते हैं। उन टीचरों का पैनल बना के टाइम टू टाइम फिक्स कर दें कि इस समय 2 घंटे ये टीचर बैठेंगे, 2 घंटे ये बैठेंगे। इस तरह से हर समय उपलब्ध रहें और जब भी चाहें तो टीचर से वो अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। तो वो घर बैठ, जैसे ई एजुकेशन तो चल रही है, डिस्टेंस लर्निंग चल रही है, लेकिन डिस्टेंस लर्निंग बड़े क्लासों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए डिस्टेंस लर्निंग का काम पूरी तरह नहीं हो सकता। स्मार्ट क्लासेस हो सकते हैं, लेकिन स्मार्ट क्लासेस जब भी होंगे जब फिजिकली बच्चा वहाँ मौजूद हो और टीचर मौजूद हो, जो कि इस समय संभव नहीं है और कोरोना के चलते ही बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे आवश्यक है कि टेली एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया जाए। सिंह साहब, एक राहत भरी खबर यह है, सिंह साहब जी, एक राहत भरी खबर यह है कि अभी तक बच्चों को किताब, वो पेज पढ़ने के लिए या वो लेसन पढ़ने के लिए पूरे समय मोबाइल पर लगे रहना पड़ता था। अब कम से कम टीचर ये कह सकती है कि लेसन 5 पढ़ के आप रखिएगा, हम इसमें इंटरेक्शन करेंगे। कम से कम उतने समय बच्चा किताब पढ़ सकता है, मोबाइल पर एडिक्टेड नहीं होगा। इसी के बारे में मैं कह रहा हूँ कि जहाँ तक एंड्रॉयड फ़ोन का सवाल है, एंड्रॉयड फ़ोन से अब आप निजात तो नहीं पा सकते जी। और इसलिए भी कि खाली मोबाइल फ़ोन का काम नहीं करता, उसमें म्यूज़िक से लेके सारे इंटरटेनमेंट तक सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन भी है, सारी चीज़ें डाउनलोड की जा सकती हैं और एजुकेशन भी उससे ले सकते हैं। इससे वो तो एक ऐसी बीमारी तो नहीं कहना चाहिए, उसका आप सदुपयोग कर लें तो अच्छी चीज़ है, दुरुपयोग करें तो ख़राब चीज़ है। तो हमें उनको ये ध्यान दिलाना है कि आप इसका सदुपयोग करें। और जैसे कोरोना से निजात नहीं मिल सकती, कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा, ऐसे ही हमें एंड्रॉयड फ़ोन और इसके और डेवलप्ड फ़ोन जो आएंगे उनके साथ जीना सीखना पड़ेगा और बच्चों को उसके सही उपयोग के बारे में बताना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने ठीक बात कहा कि हम अगर इसको समाप्त नहीं कर सकते तो इसके साथ जीना सीख लें, इसके विकारों को थोड़ा कम कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसकी अच्छाइयों को अपना सकते हैं। ये एक अपने, आप आएंगे दोबारा से आपके पास में, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद जगदेव सिंह जी का रुख करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है उनकी मंशा कि पुरानी किताबें क्यों नहीं रिपीट कर दी जाती। इससे सरकार का खजाने का भार भी नहीं पड़ेगा, सरकार के खजाने पर भार भी नहीं पड़ेगा और जो बच्चे, जो गरीब गुर्गों के बच्चे घर में बैठे हैं, उनको पुरानी किताबें पढ़ने का मौका मिल जाएगा, उनका सदुपयोग हो जाएगा और उनके घर के जो माँ बाप हैं वो भी बच्चों को पढ़ाने में लग जाएंगे, वो भी अपना क्वालिटी का समय बिता पाएंगे। इस पर चर्चा करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं, के न्यूज, खबरों का सारथी।
वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 135 करोड़ आबादी के बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए एकजुट होकर कार्य कर रहा है। आपदा की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों में रह रहे अपने प्रत्येक नागरिक की पूरी सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित है। सभी राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित करते हुए प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी कामगारों, श्रमिकों एवं युवाओं को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। इसीलिए सभी राज्य सरकारों से अनुरोध करके सूची बनवाई जा रही है, जिसमें उनका नाम, पता, टेलीफोन नंबर एवं स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट का अंकन कराया जा रहा है। आपसे विनम्र अपील है कि अपना धैर्य बनाए रखें, जो जहां है वहीं रहे, पैदल यात्रा न करें। उत्तर प्रदेश सरकार आपकी सुरक्षित वापसी के लिए चरणबद्ध व्यवस्था कर रही है। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ जगदेव सिंह यादव जी जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री हैं। उनका रुख करेंगे। जगदेव जी, कम से कम अब बच्चों की सेहत से खिलवाड़ नहीं होगा और बच्चे किताब सीधे पढ़ सकेंगे, ना कि उनको वो लेसन एंड्रॉयड मोबाइल पर पढ़ना पड़ेगा। देखिए, बच्चे इस समय लॉकडाउन में घर में है, उनको बहुत जरूरी, उनका समय भी नहीं होता और शिक्षा में स्थिति खराब हो रही थी। ये निर्णय तो बिल्कुल सही है। और ये भी है, देखिए, आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी। अभी आप पुरानी किताबों की बात कर रहे थे, पुरानी किताबें अगर दे दी जाए तो क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। इसमें सरकार को विकल्प तो खोजना ही पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में पहले भी आ जाते, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में बजट सरकार का बहुत कम रहता था, तमाम समस्याएं सी आती थी। इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अभी आप देख रहे तमाम और काम कर रहे हैं। अभी कि हम लगातार तमाम तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं। श्रमिकों के लिए भी उठाया, कमजोरों के लिए भी उठाया, बेरोजगारों के लिए भी उठाया, और जो बेरोजगारी बढ़ रही है या जो श्रमिक परेशान है, तमाम मुद्दे हम उठा रहे हैं। लेकिन आज का हमारा मुद्दा, हम पूरा फोकस कर रहे हैं कि बच्चों के साथ की सेहत से खिलवाड़ ना हो। हम उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे कि जी क्या पुरानी किताबें चला देनी चाहिए कि नहीं? देखिए, ये जो निर्णय है, नहीं, बिल्कुल पुरानी किताबें चला देनी चाहिए। ये बहुत अच्छा सुझाव है, क्योंकि मैंने कहा नहीं, आर्थिक तंगी आएगी, ये पुरानी किताबों से कुछ तो राहत बच्चों को और परिवार के अभिभावकों को मिलेगी ही। ये तो बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ मैं कह रहा हूँ कि तमाम और भी सोच खोलने पड़ेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हो, शिक्षक कैसे पढ़ावे, शिक्षक आगे शिक्षा का हमारा स्तर कैसे बढ़े, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब आप डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी। आप जब शराब बंदी में इतना बढ़ा रहे हैं, उसकी क्या जरूरत थी? ये बड़ा अघोर जो है अलोकतांत्रिक निर्णय है इस कोरोना काल में शराब को खोलने का मामला। ये इसकी घोर निंदा होनी चाहिए और इससे अविलंब रोक लेनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बहस कर चुके हैं जगदेव जी। कोरोना महामारी के काल में ये निर्णय तो आपने जो के न्यूज के माध्यम से हुआ है, सराहनीय है, होना चाहिए और इसमें ज्यादा से ज्यादा हो जाना चाहिए। जगदेव सिंह जी, उस पर हम लगातार बहस कर रहे हैं और तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन आज हमारा मुद्दा थोड़ा उससे अलग है, तो हम उधर नहीं जाना चाह रहे। हम सीधे आपके और सुझाव जानना चाह रहे थे कि सरकार को आप और क्या सुझाव देना चाहते हैं शिक्षा जगत को लेकर के।
प्रधानमंत्री का ये आवाज तो थी जान वो जान है, लेकिन जान है तो जान है, ये निर्णय कहाँ से सही है? इसकी आलोचना हो रही है, ये आलोचना के इसको तुरंत बंद करना चाहिए। जगदेव जी माफ करिएगा, हेलो? आप वहीं पर अटक गए हैं। मैं बार बार आपसे सूर्य प्रकाश शुक्ला जी का रुख करूंगा। ठीक है जगदेव जी, आएंगे आपके पास में। आपने एक बहुत शानदार बात कही कि किताबों को लेकर के कि आप अगर प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे देंगे तो उसमें सेलोफिन लगेगी, तमाम दूसरी चीजें लगेंगी, स्टेशनरी की तमाम चीजें लगेंगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्कूलों ने ये प्रोजेक्ट बनाने का काम शुरू करवा दिया है और ऑनलाइन प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं। मतलब इतना समय ले रहे हैं एंड्रॉइड फोन पर कि बच्चा परेशान होकर के बार बार गिर जा रहा है बिस्तर पे। क्या कहेंगे? भाई साहब, ये मैं तो समझता हूं कि बहुत ही सकारात्मक सुझाव है। अब इसमें बाधा कौन डालेंगे जी, उन पर भी देख लीजिए कि जो माफिया बहुत फायदा लेते थे कि एक चैप्टर बदलवा देते थे और जी। पूरी किताब बदल जाती थी जी। तो अब इसमें जरूरत है कि एक अध्यादेश सरकार निकाल दे, क्योंकि देखिए हमारा देश ऐसा है, बहुत गुलामी का 1000 साल का इतिहास, जब तक कोई कानून के डर और डंडे की धमक पर नहीं होता तब तक वो काम लागू नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो इस पर एक आदेश हो जाना चाहिए शासन का कि कोई भी किताबों में परिवर्तन इस साल नहीं होगा। ऐसे भी देखिए कोरोना की आर्थिक महंगाई से देश गुजर रहा है, संकट से गुजर रहा है। नंबर 2, जो प्रॉफिट दुकानदारों को मिलता था वो भाई ले लें, लेकिन वो पुरानी किताबों पर ले लें, उसी पर उनको थोड़ा कंसेशन कमीशन मिल जाएगा ताकि उनका नुकसान ना हो, नहीं तो ये व्यवस्था को फेल कर देंगे। नंबर 2, शिक्षा में बहुत से गरीब किसानों के लड़के पढ़ रहे हैं, उनके पास मेडिकल की, इंजीनियरिंग की डिग्री की फीस देने के पैसे नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे में उतने रुपए का लोन बैंक से उनको दे दिया जाना चाहिए, आधार कार्ड देकर कि बेटा जब तुम कमाना तब इस पैसे को भर देना, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई न रुक जाए, देश का भविष्य आगे न रुक जाए। और 2 शिक्षा के और सुझाव दूंगा कि जो आपने 2 जोड़ दिया, अरे अब समय आ गया है कि इजराइल की तरह हम भी अपने यहाँ डिसिप्लिन सिखाने के लिए हर नवयुवक को, हर नवयुवती को एक ऐसा कोर्स लागू करें कि जिससे मिलिट्री ट्रेनिंग जैसे वहां कंपलसरी 1 साल की होती है। और नंबर 2, हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ मेंटेनेंस को अभी तक हम कोई मार्क नहीं दे पाए अपने पाठ्यक्रम में। तो हर बच्चे को अच्छे स्वस्थ नागरिक बने, इसके लिए हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन। ये अपने बहुत मौजूद बात है, ये लगातार हम लोग इस पर चर्चा करते रहते हैं कि देश में सारे चीजों पर तो पैसा खर्च किया गया। आजादी के 70 साल बाद भी हम एजुकेशन पर मात्र 1.5% खर्च कर रहे हैं। वायरस असर ही ना करे, इतनी रोग लड़ने की क्षमता हर नागरिक की हो जाए। बिल्कुल। और ये जो शराबबंदी और नशाबंदी, इसके बारे में बहुत लोगों को गलतफहमी थी, तो सरकार का टैक्स कम हो जाएगा। बिहार सरकार ने करके देख लिया, गुजरात में बंद है, मणिपुर में बंद है। उतना पैसा शराब के बजाय लोगों ने खाने पीने में खर्च किया और टैक्स सरकार को फिर आ गया। बिल्कुल, कोई कमी नहीं आई। इसलिए अपने उत्तर प्रदेश में भी शराबबंदी, नशाबंदी कंप्लीट धीरे धीरे फेजेस में कर दें ताकि शराब पीने वालों को नहीं, आपने शानदार उदाहरण दिया। बिहार में जो अभी तक रिसर्च आई है कि जो लोग पहले शराब पीते थे वो अब दूसरे प्रोटीन पर पैसे खर्च कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, अब दूसरे चीजें खा रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ रही है। तो इस तरह से सरकार को तो पैसा मिल ही रहा है, इसमें वो नहीं है कि आपको राजस्व नहीं मिलेगा, राजस्व आपको जरूर मिलेगा। राजस्व कम हो जाएगा। जी, आकाश राय का रुख करेंगे। आकाश राय जी, ये जो अटेंडेंस ले रहे हैं स्कूल के लोग और बड़ी दूसरा कि 1-1 घंटे तक खाली अटेंडेंस के लिए मोबाइल पर लगाए रहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एक पन्ना चेंज करके और लगातार ये माफिया सक्रिय रहते हैं, इन पर लगाम लगाने का वक्त आ गया है। प्रदीप जी, जैसा कि मरीन जी ने भी कहा और शुक्ला जी ने भी कहा कि एक टर्म यूज किया कि किताब माफिया जी, तो किताब माफिया, शिक्षा माफिया, नकल माफिया, ये सारे टर्म आए कहाँ से? जी, 2017 से पहले 1.5 दशक में जो सपा और बसपा की सरकार थी, उन दोनों ने मिलकर शिक्षा का कबाड़ा कर दिया पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो बेसिक शिक्षा हो चाहे हायर एजुकेशन। इसीलिए तो आपको सरकार बनाई ना आपकी। इसीलिए सरकार, इसीलिए जनता ने हमको मौका दिया और हम प्रतिबद्ध हैं। हम प्रतिबद्ध हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे। और इस समय जो महामारी चल रही है, इस महामारी को देखते हुए लॉकडाउन का फैसला सरकार ने लिया, स्कूल शिक्षण संस्थान सारे बंद हुए, तो निश्चित रूप से ये जरूरी था कि
पढ़ाई के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जाए। ऑनलाइन व्यवस्था चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से लगता है कि ऑनलाइन व्यवस्था जो है वो विकल्प नहीं हो सकता है। हाँ, जो कि क्योंकि दोनों में असमानता है। असमानता है। बिल्कुल, इसलिए सरकार ने यह डिसीजन लिया कि नहीं, सबसे पहले जो है किताबों की और स्टेशनरी की दुकानें खोली जाएं, ताकि छात्रों को किताबों की नहीं, ये कि अच्छा कदम है, उनको दिक्कत बहुत ना आए। बहुत शानदार कदम है, बहुत बढ़िया। लेकिन आपको लगता है कि अब एक ज्यादा इसमें पैसा खर्च करने की जरूरत है, बजट का ज्यादा हिस्सा, जैसे कि पूर्व आईपीएस साहब बता भी रहे हैं शुक्ला जी, कि अब हमको एजुकेशन पर और हेल्थ पर अब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? निश्चित रूप से प्रदीप जी, आपने आज भी कहा, पहले भी हम लोगों ने कई बार चर्चा की, तो ये बात कई बार उठी कि 70 सालों में हेल्थ और एजुकेशन ऐसी चीज रही जिसपे सबसे कम बजट खर्च किया गया। तो निश्चित रूप से इसमें बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है, और हमारी केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे जिन भी प्रदेशों में हमारी सरकारें हो, हम प्रतिबद्ध हैं कि शिक्षा की व्यवस्था में बेहतर सुधार करना है, उसके अलावा स्वास्थ्य में भी सुधार करना है, और हम उस तरफ अग्रसर भी हैं। ठीक है, मलिन जी करो। मलिन जी क्या कहेंगे? आपकी अब जरूरत आ गई है कि इन दोनों चीजों पर फोकस किया जाए, क्योंकि यही दो विषय, दो चीजें ऐसी हैं जो विश्व में हमको अग्रणी बना सकती हैं। जिस वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करें या वर्ल्ड में लीड, अपने आप को लीडर के रूप में प्रस्तुत करने की बात करें, यही दोनों चीजें हमें आगे ले जाएंगी। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य का निवेश कभी खाली नहीं जाता जी। अपेक्षा की जाती है कि 6% जीडीपी का शिक्षा पे खर्च किया जाए जी। और हम एक बड़ी इकोनॉमी की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो ये हमें खर्चा करना ही होगा। और सीमित संसाधनों के बावजूद हमारी शिक्षा ने अच्छे परिणाम दिए हैं। हमारे यहाँ से पढ़ लिख के लोगों ने विश्व में नाम कमाया, और हमारी चिकित्सा व्यवस्था में भले ही कम निवेश हुआ, लेकिन कोरोना ने जैसी महामारी से निपटने में हम सक्षम हो रहे हैं। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, अगर निवेश ज्यादा होता, संसाधन ज्यादा होते, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता, तो हम और अच्छा तो कर आज सकते। इजराइल और दूसरे देशों की बजाय हम दावा ठोक रहे होते हैं कि हमने लेकिन वैक्सीन बना आकाश लिया जी की है। मैं बात करूंगा। आकाश जी ने कहा कि पहले लोग ऐसे थे, लेकिन कभी कभी हम जब ये बहुत करते हैं कि हम बहुत सुधार कर रहे हैं जी, तो सुधार करने के चक्कर में भी हम कई बार ऐसे पेड़ों को काट देते हैं जो आगे बड़े होकर काम आने वाले होते हैं। उदाहरण के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सेमेस्टर प्रणाली लागू की गई। लखनऊ विश्वविद्यालय में पिछले साल से लागू की, तीसरे और तृतीय वर्ष में अगले साल से आएगी। लेकिन इसी साल सरकार ने एक और ले आई कि सभी विश्वविद्यालयों में एक जैसा सिलेबस लागू होगा। जी। तो पिछले साल से किताब बदलना शुरू हुई, अब इस साल आके आप फिर एक उसमें आप फिर से सारा सिलेबस बदल दोगे। पूरा नया तो आपने अच्छे पौधे जो लगे थे, जो आगे सागौन के पेड़ बनते, आपने उनको काट दिया। तो मैं आपके माध्यम से और चैनल के माध्यम से करूंगा कि उच्च शिक्षा में जो आ सकता है, अभी एक सिलेबस ना लागू किया जाए, क्योंकि ये जो लखनऊ विश्वविद्यालय में सेमेस्टर प्रणाली की थी वो सब किताबें खराब हो जाएंगी। और इसके अलावा जब भी हम इसको करें तो राष्ट्रीय स्तर के मानकों के आधार पर एक बार फिर से समीक्षा कर लें कि कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रीय स्तर पर फिर यूजीसी एक बार कहे और उसके एक साल बाद हम फिर किताब बदल दें। जैसे लोक निर्माण विभाग और जलकल विभाग का समन्वय ना होने के कारण सड़क बार बार टूटती है, उसी तरह केंद्र, राज्य एक विभाग बनाता है, पीडब्ल्यूडी बनाएगा, नगर निगम या दूसरे उसको खोदने के लिए पहले आ जाए। ऐसा ही शिक्षा के क्षेत्र में आप समझ लीजिए हो रहा है कि केंद्र कुछ कर देता है फिर चेंज हो जाता है, राज्य कुछ करता है। एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, विश्वविद्यालय कुछ कर देता है। एक चीज और आपसे समझने की कोशिश करेंगे, ये जो शिक्षा माफिया ना बड़ा होशियार है। ये क्या करता है, सरकार ने अच्छा मैसेज देने की कोशिश की कि हम बस्ते का बोझ कम करेंगे, और बस्ते का बोझ कम करने के लिए उसने एक साल में एक की जगह 2 किताबें चला दी। जी, दाम दुगने कर दिए। शुक्ला जी सच कुछ कर दिया, बताइए। जी जी, देखिए, जहां तक हम बात करते हैं, हमारे यहाँ जब ये चीजें मिशन में थी जी, बड़े बड़े कॉलेज बने, लेकिन आज हमारे यहाँ कोई भी दुर्गुण होगा, चाहे पढ़ा लिखा ना भी हो, तब भी उसका आप एक देखेंगे कॉलेज होगा, वो कोशिश करेगा विधायक निधि से ले ले, सांसद निधि से ले ले, तो वास्तव में कहीं ना कहीं वो इन्फेक्शन हमारी राजनीतिक व्यवस्था को भी है जी, वो इतनी जल्दी दूर नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी पार्टी का आदमी हो, बिल्कुल मैं खुल के कह रहा हूं, किसी भी पार्टी का आदमी हो, उसने शिक्षा में कभी भी, आप देख लीजिए आज की समय में कोई समाज सेवा नहीं कर रहा है, वो पैसे कमा रहा है। हर पार्टी के आदमी के यहाँ एब्सेंटी टीचर्स हैं, दिया कुछ दिया आता है चाहे जो हो, और सरकार के फंड्स ज्यादा से ज्यादा डाइवर्ट कर लेते हैं, सांसद निधि, विधायक निधि, और अपने ही कॉलेज को सुधार लें तो प्रदेश सुधार लेंगे। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन वो कर शिक्षा के नाम पे अपनी ब्लैक मनी लगा रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये मिशन सीख जाएंगे तो उस दिन देश का भी कल्याण हो जाएगा और इनकी आत्माएं भी मोक्ष प्राप्त करेंगी, थोड़ा संतुष्ट हो जाएंगे। सिंह साहब के रुक करेंगे, इनके सिंह साहब,
ये माफिया बड़े होशियार है। बस्ते का बोझ कम करने के चक्कर में अब जो हमारे अभिभावक हैं उनको साल में 2-2 किताबें खरीदवा देते हैं। देखिए, लाभ कमाने की एक प्रवृत्ति है, 6 महीने के लिए, दूसरे 6 महीने के लिए। लाभ कमाने की एक प्रवृत्ति है, तो माफिया भी रहेगा। ये भी कोरोना की तरह ही है, माफिया के साथ ही रहना पड़ेगा। हम लोग करेक्शन करते रहेंगे। मैं 3 बातें कहना चाहूँगा। पहली चीज़, हम लोग एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं। एजुकेशन के साथ एक्सपेरिमेंट करते करते हमने इसको चौपट कर दिया है। इस साल क्या हो रहा है, अगले साल क्या हो रहा है। एक्सपेरिमेंट जरूर करने चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमें उसके प्रॉस कॉन्स, हम क्यों करने जा रहे हैं, क्या क्या नतीजा होगा, इस पर हमें गहन विचार करना चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि एजुकेशन पे जो हम पैसा खर्च करते हैं वो तो एक बात है, लेकिन हमें फंडामेंटल रिसर्च के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अभी तो हिंदुस्तान में कहीं फंडामेंटल रिसर्च पर कोई बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारे जो टॉप के संस्थान हैं वो भी विश्व के 10 संस्थान में भी नंबर नहीं आता है। IITs बहुत अच्छे माने जाते हैं। IIT कानपुर का भी नंबर इंटरनेशनल लेवल पर 300 के बाद आ रहा है। तो हम सोच लें कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। तो हमें इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी में से हमारी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आती है जी। और हमें जो एजुकेशन में हम इतना पैसे खर्च करने की बात करते हैं, टीचर की बात करते हैं, सब बात करते हैं, लेकिन हम कभी क्वालिटी की बात नहीं करते। कभी आप बच्चों को ये देखिए कि हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, वो कितना सीख रहे हैं। हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि बच्चों को हम कितना पढ़ा पाते हैं और क्या सीखते हैं। एजुकेशन बहुत बढ़ गई है। एक एक गाँव में 2-2, 3-3 स्कूल खुल गए हैं, लेकिन बच्चों को लिखना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता, बोलना नहीं आता है। तो इसलिए हमें बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें राजनीतिक हैं। पहले तो हमें इस क्षेत्र में राजनीति लानी नहीं चाहिए कि किसने क्या किया, पहले क्या हुआ, आगे क्या हुआ। हमें एजुकेशन और मेडिकल, इन दो पर तो ध्यान देने की ज़रूरत ही है। और मेडिकल एजुकेशन, जी, मेडिकल एजुकेशन की और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमें कोई किसी भी बीमारी से लड़ने की डॉक्टर की तो ज़रूरत होगी ही। और डॉक्टरों का रुझान अब कम हो गया है। हमारे पास मेडिकल कॉलेज बहुत कम है, एजुकेशन बहुत कम है। तो हमें इन चीज़ों पर जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, हम कुछ भी राजनीति करें, कितने भी पैसे दे दें। जहाँ तक शराबबंदी की बात हुई है इसमें, हालांकि ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन शराबबंदी कोई ऐसी चीज़ नहीं आज पहली बार हुई है। 1977 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी थी। तब भी सरकार चलती रही, बहुत पैसे थे। आज भी मैं नहीं समझता शराबबंदी की कोई आवश्यकता है। 1958 तक पूर्ण बंदी करने का आदेश भी किया था भाई। जी, 1947 में बंद थी जी, 1977 में भी बंद थी। सूर्य प्रकाश शुक्ला जी कह रहे हैं कि ये जो माफिया है, शराब की माफिया, वो खुलवा देते हैं। मैं तो वही बात कह रहा हूँ कि माफिया तो रहेंगे, चूंकि मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति है। और हिंदुस्तान में एक नई प्रवृत्ति आ गई कि हमें बिना काम के मुनाफा मिल जाए, काम कम करना पड़े, मुनाफा ज़्यादा मिले। इस प्रवृत्ति से निजात पाने के लिए हमें अपनी जनता को एजुकेट करना पड़ेगा। एजुकेशन में हमें चीज़ें जोड़नी पड़ेंगी। इन सब चीज़ों बड़े गहन विचार की आवश्यकता है, तभी ये चीज़ संभव है। कुछ सूर्य कुमार साहब कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, ठीक है सिंह साहब, आएंगे आपके पास में। जी जी, आएंगे दोबारा से आपके पास। जगदेव सिंह जी का रुख कर लेते हैं। जगदेव सिंह जी, आकाश राय जी कह रहे हैं, बाकी लोगों का भी ये मानना है कि आप लोग नेता हैं, नेतागिरी करिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कम से कम एक बार सब लोग मिल करके एजुकेशन पर और हेल्थ पर अच्छा काम कर लीजिए, जिससे कि आपकी आत्मा और सारे नेताओं की आत्मा भी प्रसन्न होगी। देखिए, ये अच्छा सुझाव है। शिक्षा और चिकित्सा ये मूलभूत आवश्यकता है समाज की और सरकार की, शासन की जिम्मेदारी भी है। इसका निर्वहन पूरी तरह होना चाहिए। आज के समय में ये टेक्निकल एजुकेशन है और प्रोडक्टिव एजुकेशन का जमाना है, तकनीकी शिक्षा के, इसमें तो विशेष परिवर्तन भी है। और हर जो है, मैं अभिभावक चाहता हमारे बच्चों को अच्छी से शिक्षा मिले। और सरकार जो शिक्षा दे रही है, आज ना कोई सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहता है, सरकारी व्यवस्था करना चाहिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में बजट भी बढ़ाने की आवश्यकता है। एक और समस्या आज बतौर, आज जो ऑनलाइन उत्तर प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, उनसे हर सरकार, हर पार्टी की सरकार नहीं है। जो फीस मांगी केंद्र में कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रही है, जिसको आपने सपोर्ट किया। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है,
केंद्र में थर्ड फ्रंट की भी सरकार रही है, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस भाजपा सबकी सरकारें रही हैं। आप लोग हमेशा एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, क्यों नहीं एक बार बैठ करके इस पर सही निर्णय लेते हैं? सरकार में जो होनी चाहिए इसमें पहल होनी चाहिए हमारी। नहीं पहल होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है, अभी जो सरकार है उसको बाकी विपक्ष की पार्टियां कहेंगी सरकार का काम नहीं कर रहा है, और ये समय यूं ही निकलता जाता है। आज बैठे जब भी बैठते फिर सरकारों को कोसने लगते हैं, बात करने लगते हैं। अरे आज आपको जिम्मेदारी मिली, हम में जो कमियां रही है तभी तो आप आए, और हमें जो कमियां रही आने वाले समय में हमारी सरकार में नहीं, हम उन कमियों को दूर करेंगे। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन होना चाहिए आज। और आज नहीं फिर आकाश जी कहेंगे कि 5 साल का समय कम मिला है, इसलिए इसमें तो महत्वपूर्ण परिवर्तन है। और दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल ने किया है शिक्षा के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में उसी पहल की जरूरत है, उसी की आवश्यकता है। आने वाले समय में जगदेव सिंह जी करना चाहिए। हमारे साथ में पूर्व IPS DGP जुड़े हुए हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। भाई साहब ये दो बात कहूंगा कि हमारी शिक्षा जो सरकारी शिक्षा स्कूल्स हैं जितने, सबसे बड़ी विडंबना की बेस्ट पेड और बेस्ट क्वालिफाइड टीचर हम रखते हैं जी, इनके मेरिट के आधार पर। लेकिन सबसे पुअर स्टैंडर्ड और सबसे उपेक्षित शिक्षा जो हमारे प्राइमरी स्कूलों और मिडिल स्कूलों में हो रही। आज कोरोना ने एक बड़ी आंख खोलने वाला बड़ा फायदे काम किया है कि डिजिटलाइजेशन की ओर बड़ी तेजी से जमाना बढ़ा है जी। अब हमको चाहिए कि हर प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल के अपने सब सरकारी हर क्लास में एक CCTV लगा दें कि कौन टीचर क्या पढ़ा रहा है किस स्कूल में, हाँ। इसकी मॉनिटरिंग हो जाए तो देखिए कितना सुधार हो जाएगा। जो ये फर्जी टीचर और क्लास बंकिंग, हाँ। ये सब समस्या, फर्जी मार्कशीट और अपनी जगह दूसरे टीचर को भेज देना, और बच्चे भी उसमें आ जाएंगे कि कौन अटेंडेंस में है और कौन नहीं है। बिल्कुल। नंबर 2 भाई साहब एक और बहुत जबरदस्त फायदा होगा, मैंने बड़े करीब से देखा, जैसे ही हेल्थ और एजुकेशन का बहुत बड़ा बजट है, लेकिन जैसे ही मंजूर होता है वैसे ही दलाल माफिया सक्रिय हो जाते हैं कि इस पैसे में हमको बिल्डिंग बनाने का पैसा दे दो ताकि हम उसमें 10% आपको पहले ही दे देंगे, बिल्डिंग बना देंगे, पहले ही बिल्डिंग पर जोर जी, और पहले ही तनख्वाहों पर जोर जी। जबकि होना ये चाहिए था कि हेल्थ में सबसे ज्यादा जोर, डॉक्टर ज्यादा, नर्सेज ज्यादा, मेडिकल फैसिलिटी ज्यादा, लेकिन किराए की बिल्डिंगों में काम चल सकता था। बिल्कुल। हम अरबों रुपए की बिल्डिंगें बनवाते हैं जी, और उससे हमारा जो संसाधन, लेकिन उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बिल्कुल। और हमारे ठेकेदार सबसे ज्यादा हमको इंजीनियरों के माध्यम से फंसवाते, कहा बिल्डिंग बनाओ बिल्डिंग बनाओ, और वो इस पर जोर नहीं देते। कितने डॉक्टर आएंगे, ठीक है सर, समय कम है। आकाश राज जी, उम्मीद है कि अब आप ये नहीं कहेंगे कि 5 साल का कम समय है और हमको 5 साल का और समय मिले तब हम चेंज करेंगे। नहीं जी, इस प्रकार की कोई चीज नहीं कहने वाले हम लोग, क्योंकि हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं जी। और सूर्य कुमार जी ने कहा कि प्राइमरी स्कूलों की स्थिति काफ़ी खराब है, निश्चित रूप से काफ़ी खराब है, और लोग भेजना नहीं चाहते हैं। जो टीचर वहाँ पढ़ाते हैं वो खुद अपने बच्चों को नहीं वहाँ पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह स्थिति शुरू से ही थी, मैं खुद प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। बिल्कुल। एक जमाना था कि प्राइमरी स्कूल की जो शिक्षा प्रणाली थी पढ़ाने की, वो मतलब सबसे बेहतर हुआ करती थी। लेकिन जो शिक्षा को व्यवसाय बनाने का काम उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों ने किया, और मैं आपको बताऊं कि लेकिन ठीक है, पिछली सरकारों ने क्या, समय कम है हमारे पास, हमको सबके पास जाना है। थोड़ा सा जिस प्रकार से थोक के भाव में बिना मानकों को पूरा किए हुए स्कूल खोले गए, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। और अंतिम बात मैं ये कहूंगा, लेकिन अब आपके पास समय अच्छा है, आप उन गलतियों को सुधार सकते हैं। निश्चित रूप से हम लोग इसमें सारा सुधार कर रहे हैं। ठीक है मनीष जी, आपका फाइनल कमेंट, और क्या क्या सुधार होना चाहिए 40 सेकंड का। देखिए, अभी जो चर्चा चलने लगी शिक्षकों की और शिक्षा के स्तर पर जी, तो वास्तव में पहले हमें तो वर्ल्ड रैंकिंग की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा कि हमारे ब्यूरोक्रेट की रैंकिंग क्या है, भ्रष्टाचार में हमारे देश के IASओं का स्थान कौन सा है जी, हमारी पुलिस का मानवाधिकारों के ना पालन करने में कौन सा स्थान है। अगर वो निकालेंगे तो मैं यकीनन कहूंगा कि मेरी शिक्षा व्यवस्था इन प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं से ज्यादा अच्छी निकलेगी। हमें करना क्या है, शिक्षा व्यवस्था जो माध्यमिक और प्राथमिक स्तर की थी उसको खराब करने का काम प्रशासनिक नियंत्रण ने किया। जहां के DIOS ऑफिस और उनमें जो भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाता है, पैसे लेके पोस्टिंग मिलती है, आदमी चाहता है कि आप कॉलेज स्कूल मत आइए, हमें कुछ पैसा देते रहिए,
तो इस तरह की व्यवस्थाएं उस पर तब से रोक लगी लगा- जब से भ्रष्टाचार पर विशिष्ट- रोक लगानी पड़ेगी, और ठीक तब है। से विशिष्ट बीटीसी जब से आई, ज्यादा योग्य व्यक्ति को जी। आप प्राइमरी का टीचर क्यों बना रहे ठीक है, हैं? ठीक है। कुछ ऐसी समय क्वालिफिकेशन कम है, मजबूरी है हमारी, इसलिए जी। सिंह साहब के पास रहेंगे। एनके सिंह साहब, आपका फाइनल कमेंट, क्या और सुझाव देना चाहेंगे आप सरकार को? मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे टीचर्स को जो समाज में स्थान मिलता है वो उचित नहीं है। जैसे कि कोई मीटिंग होती है तो मीटिंग में टीचर का मास्टर साहब कहाँ हैं, अरे भाई उनको बुलाइए। तो जो बात करने का ब्यूरोक्रेसी का तरीका है टीचर्स के प्रति, वो बहुत अच्छा नहीं है। हमें समाज में उनको उच्च स्थान देने की आवश्यकता है, प्रोटोकॉल ऊपर करने की ज़रूरत है। इस समय टॉप पे प्रोटोकॉल में ब्यूरोक्रेसी आती है। टीचर का स्थान अगर देख लिया जाए शायद बहुत नीचे आता है। जब समाज में टीचर को स्थान नहीं मिलेगा तो टीचर का मनोबल भी गिरेगा। और वो कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये पूर्व की चीज़ें हो गई हैं, वर्तमान में ये लागू नहीं है। वर्तमान में जो सीनियर अफसर से मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो किसी भी अध्यापक से, प्राइमरी टीचर से या बीएसए से व्यवहार ऐसे करते हैं जैसे उनके पर्सनल लोग हों। कभी उन्हीं से, टीचर से सारा काम लिया जाता है। मलेरिया में आप चले जाइए, सर्वे कर लीजिए, तो इसको बदलना पड़ेगा। जगदेव जी, जल्दी से फाइनल कमेंट, 40 सेकंड आपके पास। तो लगनी चाहिए, सिर्फ शिक्षा देने से परिणाम देने चाहिए। आप ये खेत में उससे आप परिणाम दिए एक बार, उससे क्षेत्र हटाना चाहिए, तभी कुछ सुधार हो पाएगा। हेलो, ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो सरकार ने एक शानदार पहल की है, किताबों की दुकानें खोल दी गई है, स्टेशनरी की दुकान भी खोल दी गई है। और चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इसलिए थोक विक्रेता गाड़ी से अपनी किताबों को जो फुटकर विक्रेता है उन तक पहुंचाएंगे और फुटकर विक्रेता लोगों के घरों तक वो किताब मुहैया कराएंगे, यानी कि होम डिलीवरी करेंगे। इससे हम कोरोना से भी बचे रहेंगे और बच्चों की सेहत से भी खिलवाड़ नहीं होगा, क्योंकि बच्चे 8 घंटे लगातार मोबाइल पर लगे रहते थे। उससे उनकी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था, उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था, उनके शारीरिक विकार हो रहे थे। और अब किताबों के मिल जाने से उन्हें काफ़ी सारी परेशानियों से राहत मिल जाएगी और साथ साथ में उन अभिभावकों को भी काफ़ी बड़ी राहत मिल जाएगी, क्योंकि वो बच्चों के साथ क्वालिटी का समय बिता पाएंगे और घर में उनको अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही और हम आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ में बाकी खबरों के लिए, और हम फिर आपके पास हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। गोल्डी मसाले, जहां भी जा